अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आप जब छोटे होगे स्कूल जाते होगे तो स्कूल में जब आप इतिहास, तारीख यानी हिस्ट्री का जब लेक्चर अटेंड करते होगे तो आपका टीचर आपको उस वक्त के किस्से कहानियां सुनाता होगा या उस आपके सिलेबस में मौजूद वो कहानी या वो लेसन पढ़ाता होगा जिसमें ये बताया गया था कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ हुकूमत महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और लोकमान्य तिलक जैसे लोगों को जेलों में ठोस दिया करते थे। क्या आपको पता है कि अंग्रेज़ हुकूमत कौन से कानून के तहत इन मुजाहिदीन आज़ादी को जेलों में ठोस दिया करती थी? वो कानून था इंडियन पेनल कोड का 124 धारा 124 ए। 124 ए के तहत अंग्रेज़ हुकूमत हर उस शख्स को जेलों में ठोस दिया करती थी जो उस वक्त की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। ना सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे बल्कि सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ और सरकार की तरफ से की जाने वाले जुल्म सितम के खिलाफ भाषण देते थे, लेख लिखा करते थे यानी मजमून लिखा करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे या कम से कम उनके ख्यालात सरकार विरोधी हुआ करते थे। ये उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत थी जो 124 ए के तहत का इस्तेमाल करते हुए उन मुजाहिदीन आज़ादी को 6-6 साल, 6-6 माह और कई दिनों तक जेलों में ठोस कर रखा करती थी। 124 ए का उपयोग उस वक्त जो किया जाता था वो सरकार विरोधी बयानात की बुनियाद के लिए किया जाता था। आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट को ये पूछने पर मजबूर होना पड़ा भारत सरकार से कि आज से 70 साल पहले जो कानून इस देश के मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, क्या उसकी ज़रूरत आज भी महसूस होती है? ये बात समझने की है कि कानून धारा 124 ए का इस्तेमाल उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ किया जाता था जो उस वक्त की जालिम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। और आपको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार थी और राजा अंग्रेज़ हुआ करते थे और प्रजा भारतीय हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद आज का राजा भी भारतीय है और प्रजा भी भारतीय है। लेकिन क्या ज़रूरत है कि 124 ए का इस्तेमाल आज भी उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जो सरकार पॉलिसियों के खिलाफ विरोध करते हैं, जो सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। 124 ए यानी देशद्रोह की कलम लगाकर किसी भी शख्स को जेल में ठोस देना आसान बात है। 124 ए जो कानून है, इस कानून के तहत अधिकारियों को, खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट को एक शक्ति हासिल है, एक पावर हासिल है जिसके तहत वो बिना जांच के किसी को भी जेलों के अंदर ठोस सकते हैं और इसकी सज़ा है 3 साल से लेकर उम्र कैद तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अचानक 124 ए की याद क्यों आई? हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 124 ए यानी देशद्रोह के कानून के मिसयूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और ये पिटीशन उसी लिए दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जज वी रमन्ना ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए भारत सरकार से सीधे दो टोक अल्फाज में पूछा कि क्यों ना 150 साल पुराने कानून को हम ख़त्म कर दें, क्योंकि इसका इस्तेमाल उस वक्त की अंग्रेज़ सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए करती थी। अब हमें क्या ज़रूरत है अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस कानून के इस्तेमाल करने की? हम आपको बता दें कि 124 से ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के दरमियान ही इसका इस्तेमाल होता रहा, बल्कि मनमोहन सिंह के 2010 से लेकर 2014 तक तकरीबन 278 वाक़यात, 278 केसेस 124 ए यानी देशद्रोह के तहत दर्ज किए गए और इसमें कई सारे लोगों को, मासूम लोगों की गिरफ्तारियां अमल में आई। इसके बाद दौर शुरू होता है 2014 से लेकर 2021 तक यानी मोदी सरकार का। मोदी सरकार के दौर में यानी 2014 से लेकर 2020 तक जो आंकड़ा सामने आया वो परेशान करने वाला आंकड़ा है, इसलिए कि मोदी सरकार ने तकरीबन 580 अफराद पर 124 से देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि इस देशद्रोह का मामला दर्ज करने के बावजूद सिर्फ 570 लोगों में से सिर्फ 10 अफराद ऐसे हैं जिनके ऊपर ये मामला, ये मुकदमा साबित होता है और उन्हें सज़ा हुई है। बाकी तमाम के तमाम लोग निर्दोष साबित हुए हैं। कई लोग उसमें से आज भी जेलों में हैं और कई उसमें से ज़मानत पर रिहा है। तो इसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है कि 124 ए देशद्रोह का कानून हर सरकार अपने स्वार्थ की खातिर, अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल करते आई है। 124 ए देशद्रोह के कानून के तहत अब तक 7136 अफराद पर मुकदमा दर्ज किए गए। इनमें से मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे लोग आज भी जेलों में हैं या कुछ ज़मानत पर रिहा है। ये कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने आज से तकरीबन 150 साल पहले। इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा दिया जाए और उठाने वालों को जेलों के अंदर ठोस दिया जाए।
खुद अंग्रेज़ों ने जिन्होंने ये कानून बनाया था यानी इंग्लैंड ने, जबकि इंग्लैंड ने खुद ये कानून 2010 में अपने मुल्क में जो राइज था उसे ख़त्म कर दिया। 2010 में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने 124 ए देशद्रोह का जो कानून बनाया गया था उसे ख़त्म कर दिया। कानून के जो माहिर लोग हैं वो भी इस कानून का विरोध करते आए हैं। कई सारे नामवर वकीलों ने कहा है कि इस वक्त आज़ादी के बाद इस मुल्क में देशद्रोह के कानून की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, रहा सवाल अगर भारत का, तो भारत में अगर एलटीटी हो, नक्सलाइट्स हो या फिर जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट्स हो, इनके खिलाफ अगर कोई मामले को इस्तेमाल करना है जो देश को कमज़ोर करते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन वकीलों का यहाँ भी कहना है, माहिरीन कानून का, कि आज यूएपीए की शक्ल में एक कानून हमारे पास ऑलरेडी बनाया जा चुका है, तो फिर देशद्रोह जैसे कानून की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। कानून को बने हुए 150 साल गुजर चुके हैं, आज़ाद हुए 70 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसी बहस में पड़े हैं कि कौन सा कानून रहना चाहिए और कौन सा कानून नहीं रहना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट हो या मनमोहन सरकार हो, हर सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कानूनों में तब्दीली लाई है और बहुत सारे कानूनों को ख़त्म भी किया है। तो आखिर क्या वजह है कि देशद्रोह कानून को आज तक लागू रखा गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून की आड़ में इस मुल्क में उठने वाली हर उस सरकार के खिलाफ उठने वाली हर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जैसे अभी हाल ही में सीएए, एनआरसी का मामला हो या फिर नोटबंदी का मामला हो या फिर जीएसटी का मामला हो, ऐसे किसी भी सरकार पॉलिसी के खिलाफ उठने वाली आवाज़ के खिलाफ जो है तो 124 ए का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बहुत सीरियसली लेते हुए भारत सरकार ने इस जानिब सोचने की ज़रूरत है, क्यों तो वो एक तरफ सबका साथ सबका विकास चाहती है, देश को शक्तिशाली बनाना चाहती है, देश को सुपर पावर बनाना चाहती है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम कानूनों को ख़त्म करे जो इस देश को अंदर ही अंदर कमज़ोर करते जा रहे हैं। 124 ए देशद्रोह के कानून के तहत जितने भी लोग आजकल जेलों में कैद हैं, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन मामलात का जल्द से जल्द निपटारा करे, इसलिए कि जितने लोग देशद्रोह के कानून में आज जेलों में कैद हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे लोगों की है जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दानिश्वर हजरात हैं, जो इस देश के बारे में, इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, इस देश के सामाजिक वातावरण के मामले में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस नोटिस को सीरियस ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक का भारत सरकार को वक्त दिया है कि भारत सरकार 27 जुलाई तक देशद्रोह के इस कानून से मुतालिक अपना जवाब दाखिल करे। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कितना सीरियस लेता है और इस देश को मजबूत करने के लिए कितना आगे बढ़ता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी निष्पक्ष और बेबाक सहाफ़त को ताकत फराहम कर सकता है। शुक्रिया।